जय हिंद मित्रों, वेलकम टू माय चैनल अशोक मैथन जी। ये सब आज हम लोग हिंदी में वर्ण विचार से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो छा का क्रम ए का है, बी त्र है, सी ज्ञ है, डी है। जो छ का क्रम है, छ संयुक्त व्यंजन है। ये एक मिनट, ये आधा का प्लस पूरा जो ये खड़कोण वाला सा है मिलके बनता है, ठीक है। इसलिए जो ये का है आपका विकल्प क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है। व्युत्पत्ति के विचार से व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के ए 2, बी 8, सी 4, डी 3। तो व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के 3 भेद होते हैं। योग होता है, यौगिक होता है, ठीक, और योग रूढ़ होता है। ये 3 होते हैं, ठीक है। योग रूढ़ होता है, योग यौगिक योग रूढ़। तीसरा देखिए, पावर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ठीक है। ए मूर्धन्य, बी नासिक, सी तालु, डी ओष्ठ। ये जो पावर्ग है, पावर का उच्चारण स्थल ओष्ठ होता है, क्योंकि जब भी आप पा फा बा बा बोलते हैं तो आपके होंठ आपस में टच होते हैं, इसलिए क्या है? ओष्ठ है। चौथा देखिए, इनमें से ऋषि क्या है? ए व्यंजन है, बी संयुक्त व्यंजन है, डी दोनों है, सी दोनों है, डी स्वर है। जो ऋषि है ये आपका स्वर होता है, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। पांचवा देखिए, किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत ए पा है, बी न है, सी ग है, डी चा है। दंत जो होता है हमारा ता था दा धा न होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ए नाक और मुंह, बी नाक, सी मुंह, डी ओष्ठ। तो इसमें जो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल है वो केवल नाक और मुंह दोनों है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही होगा। 7वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ए फा, बी भा, सी ढा, डी हा। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके वो इस क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन जो हमारे होते हैं वो सा हा होता है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ए टा, बी गा, सी जा, डी मा। जो तालु हमारे होते हैं वो चा छा जा झा यानी कि चा वर्ग व्यंजन होते हैं। चा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो आते हैं। तो चा छा जा झा यहाँ, तो यहाँ पे हमारा के तालु क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा, जा, ठीक। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर कौन सा वर्ण है? जो हमारे पंचमाक्षर वर्ण होते हैं, आप जानते हैं कि वर्गीय व्यंजन होता है। वर्गीय व्यंजन के जो लास्ट वर्ण होंगे, जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सभी क्या होते हैं? हमारे पंचमाक्षर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्गीय व्यंजन के जो अंतिम वर्ण होंगे वही हमारे क्या होंगे? पंचमाक्षर होंगे। तो यहाँ पे माँ है, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः जो वर्णों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? ए 50, बी 52, सी 53, डी 51। मूलतः वर्णों की जो संख्या हमारा कितना है? 52 है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर यदि पूछा जाए लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर 54 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। आइए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक अमानक वर्णों का जो विकल्प है कौन सा है? ए आ है, बी भा है, सी रा या है
और डी झा आ है। तो इसमें जो है आपका अमानक वर्णों जो विकल्प है वो आपका बी हो जाएगा, भा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? का खा कंठ होता है, तो हमारा जो है ए ता है, बी गा है और सी पा है, डी चा। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 13 नंबर, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ए उच्छिप्त, बी पार्श्विक, सी प्रकंपित, सी संघर्षहीन। तो इसमें जो है आपका 13 का पार्श्विक हो जाएगा ला, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 14 देखिए, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होता है? ए यमक, बी वक्रोक्ति। शब्दों की आवृत्ति यानी जो बार बार आते हैं, इनमें से किस अलंकार में होता है? ए यमक, बी वक्रोक्ति, सी अनुप्रास, डी स्लैश। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा, ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इसमें मधुर मधुर कई बार आया है, बार बार आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? ए स्वर के बिना, बी अनुस्वार के बिना, सी उपसर्ग के बिना, डी विसर्ग के बिना। तो इसमें हमारा विकल्प ए हो जाएगा, स्वर के बिना व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। 16, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्णों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? ए 11, बी 14, सी 3, डी 25। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी, स्पर्श वर्णों की जो संख्या है 25 है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ओष्ठ, बी तालव्य, सी वत्सर, डी दंत। तो हम जानते हैं चा छा जा झा, चा छा जा झा यहाँ हमारा क्या होता है? तालव्य होता है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आइए 18 देखते हैं, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये क्वेश्चन समझने के लिए है, आइए समझते हैं। ये 18 नंबर क्वेश्चन हम समझ के करते हैं, इसमें थोड़ा रीजनिंग लगा हुआ है। आप देखिए, जैसे तालव्य है, पहला तालव्य है, दूसरा महाप्राण है, तीसरा घोष है, 3 शब्द आ रहे हैं। तो इसमें देखिए तालव्य जो आपके होते हैं वो चा होता है, छा होता है, जा होता है, झा होता है और इया होता है। ठीक है, इतना समझिए, चा छा जा, चा छा जा झा इया। अब यहाँ पे महाप्राण हमको देखना है, महाप्राण वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं, दूसरा ये होगा आपका, चौथा ये हो जाएगा। फिर आपका घोष देखिए, घोष क्या होता है? जो वर्गीय व्यंजन होंगे उसके तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं, यानी कि तीसरे ये घोष है, ये भी घोष है और ये भी घोष है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो इसमें हमको बताना है कि तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तब देखिए यहाँ पे ठा दिया है, झा दिया है, फिर छा दिया है, फिर झा दिया है। देखो छा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ये महाप्राण तो है लेकिन घोष नहीं है, महाप्राण है घोष नहीं है। ये जो झा है आपका, ये तालव्य भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है, इसलिए आपका विकल्प क्या सही होगा? आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। समझ में आया? इसको समझने की जरूरत थी, इसको समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? झा हो जाएगा। आइए 19 नंबर समझते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, बी मूल स्वर, सी गुरु स्वर, डी लघु स्वर। तो हमें जिन स्वर में उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर बोलते हैं, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जो ज्ञा है वो आपके किन वर्णों के संयोग से बना है? तो पहला आधा जा प्लस पूरा इया, फिर बी जा प्लस न्या, सी जा प्लस इया, फिर डी जा प्लस धा। ये हमारा आधा और जा और प्लस इया से मिलकर बना है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ए 25, बी 29, सी 33, डी 31।
हमारा क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही होगा। 22 देखिए, कंठ अल्प प्राण व्यंजन, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। अब यहाँ देखिए, पहले कंठ क्या होगा, का, ख, ग, घ, अंगा, ये आपका क्या है, कंठ है। अब अल्प प्राण जो होते हैं हमारे, वर्गीय व्यंजन के 1 3 होते हैं, यानी कि 1 3 5, ये हमारे क्या है, अल्प प्राण। अब इसका उदाहरण कौन सा है, अब यहाँ देखिए, था, धा, फा, अंगा। तो इसमें देखिए, अंगा आ है ना यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये कंठ भी है और अल्प प्राण भी है, इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, 22 का डी सही हो जाएगा। विकल्प 22 का डी सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसको समझना है, 22 का डी सही हो जाएगा। 23 देखिए, पक्ष शब्द किस अर्थ का व्यंजन नहीं है, ए पखेरु, बी पार्श्व, सी पंख, डी पखवाड़ा। तो इसमें हमारा हो जाएगा पखेरु, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 24 देखिए, मैं अपना काम आप करूँगा, मैं अपना काम यानी कि अपने आप करूँगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द यानी कि जो आप है, अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए, मतलब किस प्रकार का है, ये हमको बताना है। इसे सर्वनाम किस प्रकार का है, ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जो हमारा होगा वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम, स्वयं की बात हो रही है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है, साघोष, आघोष। साघोष आघोष समझते हैं। साघोष वो होते हैं, देखिए सभी स्वर होते हैं, साघोष, साघोष में सभी स्वर होते हैं, ठीक है, और वगैरह व्यंजन के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होते हैं, ये होता है साघोष। और क्या पूछा है, देखिए कौन सा व्यंजन आघोष है, जो आघोष होगा हमारा, सॉरी, आघोष, जो आघोष होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, ये पहला पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन आघोष है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम देखिए, 1 मिनट, यहाँ देखिए, ये का खा, का पहला है, दूसरा खा दूसरा है, तो विकल्प नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, दूसरा नंबर पे है। ठीक, 25 का ए सही हो गया। अब 26 देखिए, कंठ महाप्राण घोष, जो कंठ है वो महाप्राण होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, अब कंठ में का खा गा गा यहाँ, अब महाप्राण भी है और ये होना चाहिए। ठीक, इसको आप जिस तरीके से हम बताएं उस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें विकल्प तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, घा सही हो जाएगा, था नहीं होगा, फा नहीं होगा, गा भी नहीं होगा। ठीक, घा सही हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, घा, गा, गा, ठा, ता, डा था, इनमें से कितने आघोष व्यंजन हैं। देखो, आघोष और साघोष, आघोष पूछा है, आघोष का मतलब पहला दूसरा, जैसे का खा गा खा, देखो टा ठा, ये तो ठीक है, ये आपका आघोष है, ठा, ता था, ता भी आपका आघोष है। ये किस नंबर पे है, का खा गा घा चौथे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, जो अंगा है ये भी आपका 5वें नंबर पे है। तो विकल्प कितना हो जाएगा, 27 का 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, 27 का सी सही होगा। आइए नेक्स्ट देख, 28 नंबर, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। जो तालव्य महाप्राण घोष का उदाहरण है वो आपका क्या हो जाएगा, ए घा, बी इया, सी झा, डी झा। तो इसमें आपका विकल्प सी हो जाएगा, झा। इसको भी आप उसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। मूर्धन अल्प प्राण आघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, मूर्धन, टा ठा दादा न, ठीक है, टा ठा दादा न, मूर्धन अल्प प्राण घोष का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका, ए चा है, बी टा है, सी ठा है, डी ढा है। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा।
30 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म व्यंजन हमारे जो होते हैं वो सा हा होता है। तो ए जा है, बी सा है, सी पा है, डी वाह हुआ। ठीक, तो इसमें हमारा जो है आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, खरकोण वाला सा। 31 नंबर देखिए, ओष्ठ महाप्राण घोष, ओष्ठ पा फा बाबा म, इसमें हमें निकालना है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ये इसको अगर चेक करना चाहें चेक कर लें। पा फा बा भा फिर मा, है ना। महाप्राण ज्ञात करना है। महाप्राण हमारा क्या होता है? दूसरा होता है, चौथा होता है। ठीक, घोष क्या होता है? घोष हमारा होता है तीसरा चौथा पांचवा होता है, तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो ये भा आ रहा है जो तीनों में मिल रहा है, तो भा विकल्प हो जाएगा हमारा। ठीक है, 31 का बी सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा 31 का बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको चेक करना है 31 का बी। 32 में देखिए, मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। इसमें भी उसी तरीके से करेंगे जैसे मूर्धन अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ए ठा है, बी डा है, सी भा है, डी जो है आपका आधा है। तो मूर्धन अल्प प्राण घोष का व्यंजन का उदाहरण उसी तरह से अगर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि डा हमारा क्या है? मूर्धन अल्प प्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। कह रहा है हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? जो हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की जो संख्या होती है, ए 15, बी 30, सी 31, डी 29। तो हमारा अल्प प्राण वर्णों की संख्या 15 होती है, विकल्प नंबर ए सही होगा। यहाँ देखिए 34, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ए खा, बी का, सी गा अंगा, डी जो है हा। जो आपका खा है ये तो कंठ भी है, ठीक है, और ये आपका महाप्राण भी है। लेकिन घोष जो है 3 4 5 होते हैं, तो घोष खा हो नहीं सकता। ठीक है, और का भी नहीं होगा, अंगा भी नहीं होगा। तो इसलिए हा जो होता है हमारा, ये महाप्राण भी होता है, अब घोष भी होता है, और कंठ भी होता है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इनमें से बा की ध्वनि कौन सी है? बा, पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ होता है, तो इसलिए विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आइए, मूर्धन महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? जो मूर्धन महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है वो आपको देखना है। ए छा, बी ठा, सी धा, डी भा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, ठा। 37 नंबर देखिए, 37 में कह रहा है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ए है, बी अ है, सी ऋषि है, डी उ है। कंठ ओष्ठ दीर्घ स्वर पूछ रहा है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो औ है, इसमें जो है दीर्घ स्वर प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कंठ, कंठ से भी बोला जा रहा है। 38 नंबर देखिए, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसमें जो है ए उ है, बी अ है, सी जो है ऋषि है, डी जो है ए है। कंठ तालव्य, तालव्य मिला है, ठीक है। यहाँ पे कंठोष्ठ था, यहाँ पे कंठ तालव्य है, तो इसमें हमारा जो ए है विकल्प ए सही हो जाएगा, जिसमें तालव्य भी है और दीर्घ स्वर भी है। ए काफ़ी देर खींचेंगे तो दीर्घ स्वर निकलेगा, और कंठ भी है। 39 में देखिए, इनमें से समृद्ध स्वर कौन से हैं? समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। समृद्ध स्वर में, समृद्ध स्वर को ऊंचा स्वर या दीर्घ स्वर बोलते हैं, और विवृत स्वर को निम्न स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा जो है दीर्घ, जिसमें ज़्यादा हवा निकले, वो देखिए ओ नॉर्मल निकल गया, औ ये भी, आ ई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है ई के लिए, तो ये क्या है आपका? विकल्प बी सही हो जाएगा। 40 नंबर, इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग किया गया है? ए वृष्टि, बी रिपु, सी क्रिया, डी वर्षा। इसमें देखो वृष्टि में जो है ऋषि का प्रयोग किया गया है, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा आपका। 41 देखिए,
निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? समानता सूचक चिन्ह जिसमें इक्वल यानी बराबर दिख रहा हो, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक। 42 देखिए, इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? चा वर्ग के चा छा जा झा इया, तो ये तालु हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 43 देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परोपकार, और ये है परोपकार, यह है परोपकार, यह परोपकार, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बी सही है इसमें 43 का। 44 देखिए, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? जब कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण आप देखेंगे, ए गा है, बी फा है, सी था है और डी घा है। ठीक है, तो इसमें आपका गा मिल जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 45 नंबर देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए तृतीय, बी तृतीय, सी तृतीय, डी तृतीय, तो इसमें आपका जो है ए सही हो जाएगा, तृतीय, विकल्प नंबर ए सही होगा। आइए ओष्ठ देखिए, 46 नंबर, ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्प प्राण और घोष भी निकालना है, तीनों निकालने के बाद हम जब निकालेंगे इसे तो हम पाएंगे ए फा है, बी बा है, सी पा है, डी वा है, तो इसमें विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ए दंत है, बी मूर्धा है, सी कंठ है, डी जो है तालु। जो हमारे ऊष्म व्यंजन है सा हा, उसमें जो आपका सीटी वाला सा है वो आपका तालु है, और खड़कोण वाला सा मूर्धा है, सरोता वाला सा दंत है, और हा जो है आपका कंठ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सीटी वाला सा तालु हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। 48 देखिए, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? ता था दा धा ना होता है, तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 48 का सी। 49 देखिए, इनमें से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, या अलावा हमारा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसलिए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे कह रहा है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? ए जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, दूसरा जो बलाघात हो, तीसरा जिनका उच्चारण संभव नहीं हो, चौथा जो कठिनता से उच्चारित हो। तो इसमें कौन सा सही होगा? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। आइए अब संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा से जो क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट और भी अन्य एग्जामों के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले संज्ञा समझते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये समझ लीजिए। ए नंबर 1 जो होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, फिर जातिवाचक संज्ञा होता है, फिर भाववाचक संज्ञा होता है, फिर समूहवाचक संज्ञा होता है, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बात करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी जो है भाववाचक। तो इसमें आपका जो विकल्प होगा आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें जाति का बोध हो। ठीक है, जैसे शिक्षक बोलेंगे तो शिक्षक सभी शिक्षक उसमें आ जाएंगे। जैसे जानवर अगर बोल दिए तो सभी जानवर उसमें आ जाएंगे, तो ये जाति होगी। अगर शिक्षक में किसी स्पेशल शिक्षक का नाम ले लिया जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ए मनुष्य, बी परिवार, सी मोहन, डी कृष्ण। ठीक, तो इसमें देखिए मनुष्य जो है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, तो विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। परिवार नहीं है, मोहन जो है मोहन नहीं है, मोहन नाम है, कृष्ण जो है ये भी नाम है, और इसमें आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, मनुष्य। परिवार में एक परिवार हो गया, 2 परिवार हो गया, इनकी बात होती है, एकल परिवार की बात होती है।
आइए देखते हैं तीसरा नंबर, इनमें से किताब शब्द क्या है। किताब शब्द तत्सम है, बी विदेशज है, सी देशज है, डी जो है तद्भव है। जो आपका किताब शब्द है वो विदेशज है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा देखिए, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। जिसमें संगठन की बात हो, जिसमें पूरा यूनिटी की बात हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ए राम, ये नाम व्यक्तिगत की बात हो रही है। बी हिमालय, ये भी। और सी जो है अनाज, और डी जो है सेना। सेना देखिए, सेना एक समूह है, इसलिए सेना को क्या हम कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा आपका। पांचवा देखिए, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी जो है समूहवाचक संज्ञा, डी जो है भाववाचक संज्ञा। तो राम जो है अकेले की बात हो रही है, इसलिए क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी पर्सनल व्यक्ति की बात हो, या फिर कोई प्लेस की बात हो, एग्जैक्ट प्लेस की, या फिर कोई वस्तु की बात हो, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे टेबल हो गया, मेज हो गया, आपका पेन हो गया, एक किसी एक की बात हो तो उसे यहाँ क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, पांचवा का बी सही हो जाएगा। छठवा देखिए, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ए हिमालय, बी गंगा, सी राम, डी पहाड़। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, देखिए आप यहाँ पे राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ में कई पहाड़ आ जाएंगे, इसलिए ये आपका क्या है, एक मिनट, तो इसमें आपका विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, आइए सातवां नंबर देखिए, कह रहा है गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ए भाववाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा गंगा। आठवां देखिए, आठवां में कह रहा है बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है। देखिए, ए जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें फिर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होता है, भाव का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है, जिसमें हमारी भावनाएं व्यक्त होती हैं, जैसे प्रेम, दया, क्षमा, ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा इत्यादि। तो इसमें हम देखो बचपन की भावनाओं को हम समझते हैं कि बचपन हमारा कैसा बीता, कैसा नहीं बीता, इसलिए हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नौवां देखिए, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी जो है जातिवाचक संज्ञा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक, 10वां नंबर देखिए, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये बता रहा है। ए समूहवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी जातिवाचक संज्ञा। जो घड़ी है ये हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी विशेष घड़ी का नाम लिया जाए, जैसे सोनाटा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन जब घड़ी की बात हो रही तो सभी घड़ी की बात हो रही, इसलिए जातिवाचक संज्ञा यहाँ हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। शहर, कोई भी शहर, शहर विशेष शहर का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, इसमें ए जातिवाचक संज्ञा है, बी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सी समूहवाचक संज्ञा है, और डी जो है भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कई शहर होते हैं, शहर तो विशेष शहर का नाम नहीं लिया है, जैसे लखनऊ, प्रयागराज या फिर कहीं भी। 12 नंबर देखिए, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भारत, भारत केवल एक ही है, ध्यान दीजिएगा, और कई है नहीं। ए भाववाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी जातिवाचक संज्ञा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। तीसरा देखिए, टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है। टहलना ए क्रियात्मक संज्ञा है, बी संज्ञा है, सी विशेषण है, डी क्रिया है। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, क्रियात्मक संज्ञा हो जाएगा टहलना, विकल्प ए सही हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, कह रहा है लोभ या संज्ञा का कौन सा प्रकार है। लोभ, जिसमें भावनाएं व्यक्त हो रही, देखिए, ए भाववाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें जो हमारा होगा विकल्प ए हो जाएगा, लोभी व्यक्ति है वो, उसकी भावनाएं हैं, तो इसीलिए विकल्प ए सही होगा। 15 देखिए, वीर शब्द की भावात्मक
वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ए वीरता, बी वीर, सी ए बी दोनों, डी वीरत्व। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? वीर ही सही होगा, विकल्प बी सही होगा। 16 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए क्रोधित, बी क्रोधी, सी क्रोध क्रोध, डी जो है क्रोध। जो हमारा क्रोध है वो संज्ञा है, विकल्प डी सही हो जाएगा। 17 देखिए, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए चरित्रता, बी सच्चरित्र, सी जो है चरित्र, डी जो है सतचरित्र। तो विकल्प हमारा कौन सा है सही हो जाएगा? सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए सर्वनाम देखते हैं। अब हम लोग सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर्वनाम होता क्या है पहले समझते हैं। सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द होता है, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम ने कहा राम कल आएगा, तो यहाँ पे राम 2 बार आया है, तो एक जगह जो है हम सर्वनाम यूज कर सकते हैं। जैसे राम ने कहा कल मैं आऊँगा, तो यहाँ से जो मैं है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। इसीलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले तो ये भी समझ लेते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये याद रखिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक जो है नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 जो होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? एक गुणवाचक सर्वनाम, बी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, फिर जो है निजवाचक सर्वनाम। जो आपका निजवाचक सर्वनाम है, यहाँ देखिए बी जो हमारा दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये संबंधवाचक, 3 तो हमें सर्वनाम लग रहा है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित, यानी कि जो वे है इसी को हमको ध्यान देना है। शब्द सर्वनाम किस प्रकार का है? तो ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी जो है निजवाचक सर्वनाम, सी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी जो है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एकदम निश्चित बात यह है, एकदम प्योरली बात है कि वो आम का ही पेड़ है, नीम का पेड़ नहीं है, इसलिए बोला है कि वो आम के पेड़। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग, कौन, नींद, सफाई। रोग नहीं है, नींद नहीं है, सफाई नहीं है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? कौन हो जाएगा। तीसरा का क्या है? विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक। चौथा देखिए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा, बता दिए स्टार्टिंग में ही। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये भी गलत है। विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये भी गलत है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये सही है आपका, ये भी गलत है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा 5वें का। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो, या फिर जिसमें क्या, कौन, कैसे, ये सारी चीज़ें यूज हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ए आप कहेंगे तो मैं बैठूंगा, ये कौन सी बात है? ये तो गलत ही है। पुस्तक किससे मंगवाऊं, ये आपका जो है प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। कुछ काम किया करो, ये गलत है, ये भी गलत है आपका। 7वां नंबर देखिए, देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? ए जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारा जो है आपका हो जाएगा, देखो बाहर कोई आया, कौन आया है ये कंफर्म नहीं है, इसका मतलब ये संदिग्ध है, निश्चित नहीं है, यानी इसका मतलब ये है अनिश्चित है। विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। 8वां नंबर देखिए, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? जो एकदम फिक्स हो, कंठस्थ हो,
एकदम रियल हो। ए कोई, या बी या सी जो, डी कुछ। तो इसमें जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो आपका हो जाएगा 8 का बी, या। जैसे यह आम का पेड़ है, ये एकदम निश्चित है। यह बुक है, ये निश्चित है, ना कि बुक की जगह पता है पेन है, ये निश्चित है। ये यह है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए विकल्प सी सही, बी सही हो जाएगा। आप भला तो जग भला, इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप क्या ये निश्चयवाचक है, क्या निजवाचक है, या पुरुषवाचक है, या अनिश्चयवाचक है? तो ये आपका निजवाचक है, व्यक्तिगत बात हो रही है, तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। विकल्प नंबर बी सही होगा आपका। इस 10वां नंबर देखिए, लिखा है जैसे वह आया वैसे मैं चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार है। ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी पुरुषवाचक सर्वनाम, डी निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, किसी दूसरे की बात चल रही है, और संबंध एक दूसरे का बता रहा है, एक दूसरे का जो संबंध है वो ये बता रहा है कि जैसे वह आया वैसे ही चला गया है, दो व्यक्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? आपका बी सही होगा। 11 नंबर देखिए, आपके घर में स्वयं आया था, स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसमें ए जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, बी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सी संबंधवाचक सर्वनाम है, डी जो है निजवाचक सर्वनाम है। इसमें आपका देखिए स्वयं की बात हो रही है, निजी बात हो रही है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस प्रकार में अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम, अधोरेखित शब्दों के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे घर भी भिजवा दीजिए। तो कितना दूध होता है ये नहीं पता है, लेकिन दूध होता है ये पता है, इसलिए ध्यान दीजिए। ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी निजवाचक। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें फिक्स बात नहीं कही गई है कि आपके घर में 5 लीटर दूध होता है तो 1 लीटर हमारे घर में भी भिजवा दीजिए, तो ये बात नहीं हो रही है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। 13 नंबर, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। फिर स्वयं की बात हो रही है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? ये निजवाचक सर्वनाम है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यही हमें पता करना है। ए जो हुआ, बी जो है कुछ न कुछ, ये देखो अनिश्चयवाचक है, कुछ न कुछ पता नहीं है। इसमें देखो कुछ भी है, इसमें भी पता नहीं, सब कुछ, जहाँ पे कुछ लगा हुआ हो ये जान लीजिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल नहीं है। तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें से सारी चीज़ें जो बी है ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये से ये जितने हैं सी डी ये भी, और जो हमारा ए है जो वाह, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। 15 नंबर देखिए, तुम कौन हो? इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तुम कौन हो? ए जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। तो जो हमारा 15 का होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, इसलिए यहाँ पे कौन का प्रयोग हुआ है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। 16 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम से, ए हम, बी तू, सी कोई, डी मैं। यहाँ पे देखिए हम, तू, मैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, संबंध रखती हैं, लेकिन जो कोई है ये आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंध नहीं रखता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ए संबंधवाचक सर्वनाम, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ,
बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ स्वयं की बात हो रही है, जब स्वयं की बात होगी तो हम क्या करेंगे, निजवाचक सर्वनाम लगाएंगे। 18 नंबर, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निजवाचक, डी जो है अनिश्चयवाचक। इसमें जो है आपका क्या होगा, निजवाचक होगा, क्योंकि स्वयं की बात हो रही है, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। जो ये आपका यह है, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर देखिए, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, बी संबंधवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी जो है आपका निश्चयवाचक। तो बी का कौन सा हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? निजवाचक जो व्यक्तिगत की बात करें, आप, बी मेरा, सी मैं, डी हमारा। तो इसमें जो है आपका होगा वह होगा आप। ये निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है, बाकी जो है आप देख रहे हैं। 22 नंबर देखिए, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? ए कुछ संबंधवाचक जिसका संबंध हो, किसी न किसी से जुड़े, बी वह, सी जो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, जो जैसे जो तुम कहते हो वही मैं करता हूँ, तो इसमें संबंध, एक दूसरे का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए जो आपका क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 23 देखिए, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? एक सब कोई, बी सभी, सी कुछ भी, डी कुछ न कुछ। ठीक, तो इसमें आपका जो है सभी जो है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर देखिए, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए कुछ, बी सो, सी वह, डी यह। जो कुछ है यहाँ पे देखिए, यही क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 24 का विकल्प ए सही हो जाएगा। 25 में देखिए, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेत जिसमें संकेत संकेत के माध्यम से काम किया जाए या फिर संकेत दर्शाया जाए। जैसे ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो संकेतवाचक सर्वनाम है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 26 देखिए, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दो। इस वाक्य में अधोरेखित जो ये इतने हैं और कुछ, अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ए संबंधवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, निश्चयवाचक, डी जो है निजवाचक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 26 का बी अनिश्चयवाचक। कोई पता नहीं है एक आए हैं कि दो आए हैं कि 10 मेहमान आए हैं, तो इस कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। 27 देखिए, कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? ए संबंधवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी निश्चयवाचक। तो इसमें हमें अनिश्चयवाचक में ये शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।